गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फैराडेज फर्स्ट लॉ डिस्कस कर चुके थे। बताया था मैंने फर्स्ट लॉ में कि W इज इक्वल्स टू फार्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया था Z इंटू आई इंटू टी। जेड आपको बताया था कि E डिवाइड बाई 9/6। फार्मूले बहुत ही अच्छे से याद रखने। E अपॉन 96500। अगर हम फैराडेज सेकेंड लॉ की बात करें, फैराडेज सेकेंड लॉ, तो फैराडेज सेकेंड लॉ क्या कहता है कि हमारे पास अगर दो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हैं, दो या दो से ज़्यादा, एटलीस्ट 2 होने चाहिए। इफ़ सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी is passed through if same quantity of electricity is passed through for same time in different electrolyte solution connected in series, if same quantity of electricity is passed through for same time in different electrolyte solution, then mass deposited liberated on electrode is directly proportional to the equivalent mass of equivalent masses of substances. सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे ये कहता है कि सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, करंट की क्वांटिटी को अगर सेम रखा जाए, टाइम सेम रखा जाए, डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में पास कराया जाए, तो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पर जो भी मास डिपॉजिट होते हैं वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं साहब? इक्विवेलेंट मास के। मतलब मैथमेटिकली मैं क्या कह सकता हूँ, दैट इज W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। या मैं लिख सकता हूँ कि W1 अपॉन W2 इज इक्वल्स टू E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू Z1 अपॉन Z2। मतलब आपको ध्यान रखना है कि मास of substance A
मतलब इसको मैं बोल सकता हूँ कि WA डिवाइड बाई WB इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट मास ऑफ A इक्विवेलेंट मास ऑफ B। इस तरह का फॉर्मूला हम चेक कर सकते हैं। ध्यान रखना है आपको कि फैराडे लॉ हम डिस्कस कर रहे हैं, 2 लॉ थे। ये फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला था, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको बताया था कि 2 प्रकार की चर्चाएं आपको करनी है, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रोलाइसिस में हम फैराडे लॉ की साहब स्टडी करते हैं। फर्स्ट लॉ से रिलेटेड फार्मूले ये हैं जिनसे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आई जो है वो एम्पियर में ध्यान रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, और टी को ध्यान रखना है सेकेंड्स में, और ई क्या है, इक्विवेलेंट मास है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और ये सेकेंड लॉ है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस को पढ़ना है। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 2 पार्ट की चर्चा की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड पार्ट में मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की भी बात की थी, पॉइंट्स लिखवाए थे आपको। तो जो पॉपुलर क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं से बनते हैं। अब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर पार्ट 3 की बात करें, जेंटलमैन, अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 3 में आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इन सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इन सॉल्यूशन मुझे स्टडी करना है। तो जब मैं इस पार्ट की स्टडी करने वाला होता हूँ तो सबसे पहले जो शब्द आता है वो आता है कंडक्टर्स। कंडक्टर्स का मीनिंग क्या होता है कि दोज substances which allow the flow of electric current through themselves are called conductors। ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है उसकी परमिशन मिल जाती है साहब, उसको हम कंडक्टर्स बोलते हैं। कंडक्टर्स, जैसे मैं आपको बोल सकता हूँ कि कोई मेटल है, जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, कोई सॉल्यूशन है NaCl एक्वस ना, कोई बेस है, एसिड है, इस तरह के सब्सटेंसेस को मैं कंडक्टर्स बोल सकता हूँ। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, नॉन कंडक्टर्स,
तो नॉन कंडक्टर्स क्या कहते हैं कि विच दोज सब्सटेंसेस which do not allow flow of current through themselves are called नॉन कंडक्टर्स। जिनमें से हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं करा सकते, ऐसे सब्सटेंसेस को हम नॉन कंडक्टर्स बोलते हैं। नॉन कंडक्टर्स का ही दूसरा नाम जेंटलमैन इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर्स। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल बताऊं आपको कि ग्लास हो गया, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, इस तरह के सब्सटेंसेस को मैं नॉन कंडक्टर्स बोलता हूँ, इंसुलेटर बोलता हूँ। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इन द सॉल्यूशन की कहानी शुरू करने से पहले दो टर्म आपको समझने चाहिए कि ए क्या है, कंडक्टर्स, और बी क्या है, नॉन कंडक्टर्स, जिसको हम इंसुलेटर बोलते हैं। अब हम अगर कंडक्टर्स के टाइप की बात करें तो कंडक्टर्स के बेसिकली दो टाइप होते हैं। मैं डिस्कस करता हूँ आपको कि पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम कंडक्टर्स की बात करेंगे, फिर हम टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स की बात करेंगे। तो अगर कंडक्टर्स को मैं डिवाइड करूं तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। पहला टाइप होता है जिसको मैं बोल सकता हूं मेटालिक कंडक्टर्स। मेटालिक कंडक्टर्स, मेटालिक कंडक्टर्स को ही दूसरा नाम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, मेटालिक कंडक्टर्स, मेटालिक कंडक्टर्स को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। जो दूसरी कैटेगरी आएगी उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स या इसी को इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। या इसी को हम लोग सॉल्यूशन बोल देते हैं। क्योंकि जेंटलमैन हम जब कभी भी, इम्पोर्टेंट ये है जिसकी स्टडी हमें करनी है, ध्यान ये भी रखना है, लेकिन जो हमारा मेन इशू है वो है कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस इन द सॉल्यूशन। तो हम इन्हीं की चर्चा में इंटरेस्टेड रहते हैं जिनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स बोलते हैं, या हम सीधी सी सरल सी भाषा में सॉल्यूशन बोल देते हैं। तो हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग इन दोनों में जो भी पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाएं कि अगर हम लोग मेटालिक कंडक्टर्स की बात करें, ठीक है ना। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हम लोग मेटालिक कंडक्टर्स की बात करें तो मेटालिक कंडक्टर्स के कौन से पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। मेटालिक कंडक्टर्स, या जिसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। तो मेटालिक कंडक्टर्स में
ध्यान ये रखना है कि द कंडक्टिविटी is due to movement of free और मोबाइल इलेक्ट्रॉन। जो गतिशील इलेक्ट्रॉन होंगे और जो मुक्त अवस्था में पाए जाएंगे उनके मूवमेंट से कंडक्टिविटी जनरेट होगी साहब, उसी को हम बोलेंगे कि फ्लो ऑफ करंट होगा। लेकिन मेटालिक कंडक्टर्स में किसी भी मैटर का ट्रांसफ़र नहीं होगा, नो ट्रांसफ़र ऑफ मैटर, नो ट्रांसफ़र ऑफ मैटर takes place। किसी भी मैटर का ट्रांसफ़र नहीं होगा। नो फिजिकल और केमिकल चेंजेस किसी भी प्रकार का कोई फिजिकल या केमिकल चेंज नहीं होगा साहब। नो फिजिकल और केमिकल चेंजेस एक्सेप्ट वार्मिंग। ध्यान रखना है ऐसा हो सकता है कि कोई मेटल वायर गर्म हो सकता है साहब, लेकिन वार्मिंग के अलावा कोई फिजिकल या केमिकल चेंज नहीं होगा। ध्यान ये रखना है कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। आर इंक्रीज करता है एज टेम्परेचर टी इंक्रीजेस। रेजिस्टेंस आर इंक्रीज करता है जैसे जैसे टेम्परेचर क्या करता है, इंक्रीज करता है। फिफ्थ पॉइंट में मैं एग्जांपल लिख सकता हूँ, कॉपर, एल्यूमिनियम या एलॉय। तो ये इसके एग्जांपल हो सकते हैं मेटालिक कंडक्टर के मैटर का ट्रांसफ़र नहीं है, फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टिविटी जनरेट होती है, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करता है टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने पे। ये आपको ध्यान देना है। हम चर्चा कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, जिसको आप बोलते हैं मेटालिक कंडक्टर्स। अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की बात करें तो दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में द कंडक्टिविटी is due to movement of free ions in molten oblique fused और aqueous state of solution। ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन को अगर साहब मोल्टन फॉर्म में, फ्यूज्ड फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में लेते हैं तो आयंस
फ्री आयंस की मूवमेंट की वजह से कंडक्टिविटी जनरेट होती है। मतलब हम ये बात समझ सकते हैं कि एक डेफिनेट वॉल्यूम में इलेक्ट्रोलाइट जितने ज़्यादा आयंस फर्निश करेगा कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। सेकेंड पॉइंट में क्या बोल सकता हूँ कि नो ट्रांसफ़र लिखा हुआ है तो ट्रांसफ़र ऑफ मैटर कैन टेक्स प्लेस। मैटर का ट्रांसफ़र हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट के केस में कोई मेटल रॉड है तो उसमें से आयन सॉल्यूशन में जा सकते हैं, मतलब फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है, केमिकल चेंज भी हो सकता है। तो फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज कैन अकर। फिजिकल या केमिकल चेंज हो सकता है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में साफ क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज करता है टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे। रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज करता है टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे। फिफ्थ में एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं कि मोल्टन NaCl हो, एक्वस NaCl हो, KCl हो, एक्वस एसिटिक एसिड हो, NaOH हो। ये सारे एग्जांपल्स आप इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स के हो सकते हैं। बहुत ही क्लियरली कहानी को समझ लीजिएगा कि जब हम कंडक्टेंस की चर्चा करेंगे तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की चर्चा करने से पहले हमें कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स की मीनिंग समझना पड़ेगा। कंडक्टर्स के दो टाइप होते हैं जिसको मैं बोलता हूँ कि एक को बोलता हूँ मेटेलिक कंडक्टर्स और एक को क्या बोलूँगा मैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। मेटेलिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स के बारे में ये जो मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इससे जो MCQ हैं JEE नीट के वो तो सॉल्व होते ही हैं साहब, लेकिन अगर ये 5 पॉइंट की आप एक टेबल तैयार कर लें तो बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आए ना डिफरेंस वाला तो भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये मतलब बड़ा आसान सा काम होता है कि बोर्ड लेवल पे क्वेश्चन को कैसे लिखना है। JEE नीट में आपको क्वेश्चन को लिखना तो है नहीं, उसके आधार पे आपको MCQ सॉल्व करना है। तो थोड़ा सा आपको आइडिया लगाना चाहिए कि ये जो थ्योरी कंटेंट है इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और जब क्वेश्चन सॉल्व होंगे और जब बोर्ड लेवल पे क्वेश्चन को लिखना है तो कैसे लिखना है, तो ये डिफरेंस आप तैयार कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रोलाइट्स मैंने आपको बताया कि दोज सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट can flow। for a certain time। एक निश्चित समय के लिए यदि हमारे पास किसी सब्सटेंस में हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करा सकते हैं तो उन्हें साहब हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स consist of ions
कौन से आयन? फ्री आयंस इन देयर मोल्टन फ्यूज्ड या फिर एक्वस स्टेट। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना साहब, वो मोल्टन स्टेट में, या मैं बोल सकता हूँ कि फ्यूज्ड स्टेट में या एक्वस स्टेट में फ्री आयंस को फर्निश्ड करते हैं और इसी के चलते वो कंडक्टिविटी को शो करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स दो टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स। इलेक्ट्रोलाइट्स के दो टाइप हो जाएंगे। कौन से दो टाइप हो जाएंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं साहब? मैं आपको बता दूं, बताया भी है मैंने कई बार कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी साहब? 1 होगी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको आप बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl, H2SO4, HNO3, ये स्ट्रॉन्ग बेस, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे। स्ट्रॉन्ग बेस में मैं लिख सकता हूँ एल्कलीज LiOH, NaOH, BaOH ट्वाइस, KOH एटसेट्रा। और मैं लिख सकता हूँ ऑल टाइप ऑफ सॉल्ट। जितने भी सॉल्ट होंगे ना वो सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे। AgCl हो, चाहे NaCl हो, चाहे CaCl2 हो, चाहे Na3PO4 हो, जितने भी सॉल्ट होंगे वो सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे। मतलब उनके लिए जो अल्फ़ा की वैल्यू होगी वो 1 होगी। अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात करूँगा तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में ये सारे पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब जिनमें आयनाइजेशन बहुत ही कम होता है, डिसोसिएशन बहुत ही कम होता है। तो जो अल्फ़ा की वैल्यू होगी, जिसको आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं, बहुत पहले बता चुका हूँ मैं, वो 1 से बहुत छोटी होगी साहब। जो वीक एसिड होगा वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे। वीक एसिड क्या हो सकते हैं आपको ध्यान रखना है, जैसे हाइड्रोजन साइनाइड है, ये इनऑर्गेनिक एसिड है। H3PO4 है, मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, ये दोनों एसिड इनऑर्गेनिक हैं। या फिर ऑर्गेनिक एसिड हो, जैसे CH3COH, बेंजोइक एसिड हो। तो ये वीक एसिड, वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे। वीक बेस भी इसी कैटेगरी में आते हैं। वीक बेस कौन कौन से, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है साहब, फॉस्फोनियम हाइड्रोक्साइड है PH4OH, या ऑर्गेनिक बेस की हम बात करें C6H5NH2 है, ठीक है ना। तो ये ऑर्गेनिक बेस है, एनिलीन जिसको बोलते हैं। और भी मैं लिख सकता हूँ फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये इनऑर्गेनिक हो गया।
जिंक हाइड्रोक्साइड। तो ये आपको ध्यान देना है कि ये जो आप लिख रहे हैं ये इनऑर्गेनिक बेस है, और ये अगर आपने लिखा है या पाइरिडीन लिख दें, ठीक है ना, पाइरिडीन बोलते हैं, या C6H5 NHC6H5, ये जितने भी आप फॉर्मूले लिख रहे हैं, ठीक है ना, ये ऑर्गेनिक बेस हैं। और ऑर्गेनिक बेस जो होगा वो साहब वीक बेस होगा। कहने क्या मतलब ये है, कहानी बहुत ही आसान सी है कि हमने कहानी शुरू की इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस से। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस से कहानी शुरू करते करते हम इलेक्ट्रोलाइट तक पहुंच चुके हैं। कंडक्टर्स, नॉन कंडक्टर्स, नॉन कंडक्टर्स को ही हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। फिर कंडक्टर्स को मैंने डिवाइड किया तो मेटेलिक कंडक्टर्स, और दूसरा हुआ था इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स जिनको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। फिर हम इलेक्ट्रोलाइट्स पे आए। इलेक्ट्रोलाइट्स में दो कैटेगरी हुई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। और इतने पॉइंट्स पूरे थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं ये, इनको आप तैयार करिएगा। आगे हम लोग चर्चा करेंगे, कंडक्टेंस में एंटर करेंगे और रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आप इसको कंप्लीट करिएगा।